प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हमारी पिछली क्लास में चर्चा थी कि सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक और आर्थिक और सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, हमने उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ प्राप्त की। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। क्या यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था कायम थी या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के कोई संकेत हमें देखने को मिलते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो महत्वपूर्ण कला के क्षेत्र में उपलब्धि रही है वो कौन कौन सी थी। राजनीतिक जीवन, जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है, खासकर पाश्चात्य इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि संभवतः यहाँ, जिनमें पिगट महोदय की मान्यता है कि संभवतः यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा, किंतु कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता में स्थानीय सुशासन रहा होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो जल निकासी व्यवस्था थी और जिस प्रकार से इन नगरों में, जो पुरास्थल में जो बड़े बड़े नगर खोजे गए, चाहे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धोलावीरा, इनके अंदर जिस प्रकार की जो व्यवस्थित रूप से सफाई व्यवस्था की बात यहाँ कही गई है, इसके आधार पर कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यहाँ स्थानीय स्वशासन रहा होगा। ऐसी इन विद्वानों की मान्यता है। विस्तृत रूप से हम इस विषय पर चर्चा करते हुए जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जैसा कि कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। हीलर और पिगट का मानना है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में दक्षिण मेसोपोटामिया की तरह पुरोहित वर्ग का शासन था। कुछ अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में मिस्र एवं मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर नहीं मिला। सिंधु सभ्यता के वासियों की मूल रुचियां व्यापार मूलक थी और उनके नगरों में संभवतः व्यापारी वर्ग का शासन रहा होगा। ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है। नगर नियोजन, पात्र परंपरा, उपकरण निर्माण, बाट एवं माप आदि के संदर्भ में मानकीकरण एवं समरूपता किसी प्रभावशाली राज सत्ता के पूर्ण एवं कुशल नियंत्रण के प्रमाण है। हीलर के अनुसार यह साम्राज्य जो इतनी दूर तक फैला हुआ था, एक अच्छे प्रकार से शासित साम्राज्य ही था। रोम के साम्राज्य से पहले इतना विस्तृत और सुव्यवस्थित कोई साम्राज्य विश्व के किसी भाग में विद्यमान नहीं था। प्रशासनिक सुविधा के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया होगा। इतने बड़े साम्राज्य के 4 प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र रहे होंगे, ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है। जिन 4 जो क्षेत्रीय नगर थे उनकी यहाँ बात की गई है, उनमें है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। कुनाल हरियाणा के अंदर जो पुरास्थल हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हाल ही में खुदाई के दौरान एक चांदी का राज मुकुट प्राप्त हुआ है, जो आरंभिक हड़प्पीय बस्तियों में राजा के अस्तित्व का संकेत देता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार सिंधु सभ्यता में राजाओं के अस्तित्व के पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। न राजाओं की मूर्तियां मिली है, न मोहरें मिली हैं, न उनका अंकन है, न राजमहल के अवशेष है, न ही किसी प्रकार के सिंहासन के कोई अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। पुराविद मार्क कैन्योर का मानना है कि सिंधु सभ्यता में राज तत्व का अधिकार विभिन्न वर्गों के कुलीन व्यक्तियों के हाथों में था। यहाँ एक जो नई बात सामने आती है, पुरातत्व जो वेता है कैन्योर, उनका मानना है कि कुलीन व्यक्तियों के हाथों में राज सत्ता रही होगी, जिसके पास नियंत्रण था, विभिन्न केंद्र था या सूत्र था।
इस नियंत्रक वर्ग में व्यापारी, पुजारी एवं प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित थे, जिनके पास कृषि, पशु संपदा, कच्चा माल आदि संसाधन का अधिकार था। यह संभव है कि एक प्राचीन जनतांत्रिक व्यवस्था सिंधु सभ्यता में कार्यशील थी। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ कुछ पुरातत्ववेताओं का मानना है कि सिंधु सभ्यता में जनतांत्रिक व्यवस्था उस समय कायम थी। सिंधु सभ्यता के नगरों के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित नागरिक जीवन को देखते हुए ऐसा लगता है कि विभिन्न नगरों में नगर पालिकाओं की भी व्यवस्था रही होगी। प्रत्येक नगर के विभिन्न भागों में संभवतः पुलिस या रक्षक की भी व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता के निवासियों का जीवन शांति प्रिय था। युद्ध के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध हथियारों में कांसे की आरी, तांबे की तलवार, कांस्य के बने भाले, अग्रभाग, कटारे, चाकू, नोकदार आदि मिले हैं, जो इस बात को बतलाते हैं कि यहाँ सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय रहे होंगे और यहाँ किसी प्रकार के युद्ध की स्थिति नहीं रही होगी, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। सिंधु सभ्यता में जो जल निकासी व्यवस्था थी, जो सफाई व्यवस्था थी, उसके आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि यहाँ स्थानीय स्वशासन यानी कि जो लोकल बॉडीज थी, नगर पालिका जैसी संस्थाओं के माध्यम से इस समय नगर का शासन प्रबंध चलाया जाता था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण रूपेण राजतंत्रात्मक व्यवस्था के कोई हमें चिन्ह नहीं मिलते, न ही पुरोहित वर्ग की शासन सत्ता कायम थी, बल्कि एक अनुमान के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि संभवतः यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर जनतंत्रात्मक जो संस्थाएं थी उनसे यहाँ शासन व्यवस्था संचालित रही होगी। अब हम बात करते हैं कला। सिंधु सभ्यता की जो कला थी वो कौन कौन से क्षेत्रों में वो निपुण थे। जैसा कि उल्लेखित है, कुछ विद्वानों ने जो पुरास्थलों से प्राप्त सामग्री के आधार पर कुछ ऐसी बस्तियां, कुछ ऐसे पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर जो कारखाने मिले हैं, उनके आधार पर उन्होंने जो वर्णन किया है वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें, मूर्तियां, मृदभांड, मनके एवं धातु से बनी वस्तुएं कलात्मक उत्कृष्टता एवं समृद्धि का परिचायक है। मूर्ति कला के अंदर ये निपुण माने जाते थे। पाषाण मूर्तियों की बहुत कम संख्या है। इनका कम संख्या में मिलने का कारण यह था कि इस सभ्यता के समीपवर्ती क्षेत्र में पत्थर के अपेक्षाकृत अभाव था। उपलब्ध पाषाण मूर्तियां अलाबस्टर, चूना पत्थर, सेल खड़ी, बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर से निर्मित थी। प्राप्त सभी मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं। किसी का सिर मिला है, किसी का धड़। कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिसका सिर और धड़ दोनों मिला हो। कलात्मक मूर्तियां अल्प है, किंतु इस बात के निश्चित प्रमाण हैं कि इस काल में कलाकारों में सौंदर्य दृष्टि पर्याप्त चेतना थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी पत्थर की एक खंडित मानव मूर्ति जिसका सिर से वक्ष स्थल तक का ही भाग बचा है। उल्लेखनीय है कि विद्वानों का मत है कि यह किसी योगी की मूर्ति है जिसकी दृष्टि नासाग्रह पर टिकी है। यह मूर्ति त्रिफूलिया आकृति से युक्त है। शॉल ओढ़े हुए इसे दर्शाया गया है। इस मूर्ति का ललाट छोटा और पीछे की ओर ढलुआ है। आंखें लंबी, कम चौड़ी और अर्धमुखी है। हड़प्पा के उत्खननों से पत्थर की 2 मूर्तियां उपलब्ध हुई है। कला के क्षेत्र में शैली और भावा अभिव्यक्ति की दृष्टि से ये काफी हद तक यूनानी कलाकृतियों के समक्ष
समकक्ष रखी जा सकती है। ये दोनों मूर्तियां खंडित मिली हैं। इनमें से एक लाल बलुआ पत्थर का धड़ है। यह युवा पुरुष का धड़ है और इसकी रचना कलाकारों ने मानव शरीर के विभिन्न अंगों के सूक्ष्म अध्ययन का प्रमाण दिया है। मूर्ति के शरीर के अंग अत्यंत सजीव तथा स्वाभाविक रूप से गठित है और इसी स्वाभाविकता के कारण यह यूनानी कलाकृति के समीप है। जो एक मूर्ति मिली है उसके अंदर जो उसके जो शरीर की जो रचना दिखाई गई है उसकी तुलना यहाँ यूनानी कलाकृति से की जा सकती है। दूसरी सलेटी चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा में बनाई गई मूर्तियां हैं। उनका धड़ है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों का विन्यास आकर्षक है। ऐसा लगता है कि मानो ताल के साथ यह गति कर रही हो। पैर के उठने से शरीर के पृष्ठभाग में जो उतार चढ़ाव आता है वह भी कलाकार की पैनी दृष्टि से छूटा नहीं है। पूरी आकृति में जीवन और गतिशीलता है। यह किसी नृत्यरत युवक या युवती की मूर्ति लगती है। यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि यह नटराज की मूर्ति है। कांस्य मूर्तियों में सर्वाधिक कलात्मक नर्तकी की मूर्ति है। यह मूर्ति 14 सेंटीमीटर ऊंची है। यह टखनों से नीचे खंडित है। आकृति नग्न है। बाईं भुजा जो कंधे से लेकर कलाई तक चूड़ियों से भरी यह एक पात्र है वह सहज भाव से नृत्य करती प्रतीत होती है। उसकी दाहिनी भुजा कटी पर अवलंबित है। इसमें केवल थोड़ी सी चूड़ियां हैं। इस हाथ के हाव भाव दिखाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयुक्त होने के कारण इसमें दूसरे हाथ की अपेक्षाकृत कम चूड़ियां है। सिर थोड़ा एक और झुका हुआ है। केश राशि पीछे की ओर है। एक वेणी में संवार कर दाहिनी कंधे पर लटकती छोड़ दी गई है। कंठ कंठाभरण से शोभित है। कहने का मतलब एक जो नर्तकी की मूर्ति मिली है उसके एक हाथ के अंदर चूड़ियां है और एक हाथ उसका कटी पर दिखाया गया है और माना कि यह एक नर्तकी की मूर्ति है जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति में नारी के अंगों का अन्यास सुंदर रूप से हुआ है। मार्शल के अनुसार इस कांस्य युगीन अंग सौरष्ट को देखने से लगता है कि इसमें किसी आदिवासी युवती के रूपांकन की चेष्टा की गई है। इसकी शारीरिक गठन की विशेषताओं के आधार पर कुछ ने इसको दक्षिण भारतीय नारी से प्रेरित कलाकृति माना है। पिगट महोदय इतिहासकार पिगट ने इस आकृति की तुलना कुल्ली जो कि बलूचिस्तान में है से प्राप्त मिट्टी की नारी आकृतियों से की है और इसे बलूची नारी पर आधारित माना है। कांस्य युगीन मूर्तियों में दैमावाद से प्राप्त एक रथ की अत्यंत आकर्षक मूर्ति है। यह 45 मीटर सेंटीमीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ी है। इसके 2 पहिए वाले रथ को बैलों द्वारा खींचे हुए दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता के विविध क्षेत्रों में उपलब्ध मृण मूर्तियों के विशाल भंडार और पशुओं और पक्षियों की मूर्तियां सबसे अधिक संख्या में मिली है। इनमें कुबड़दार बैल की मूर्ति अधिक है। अन्य पशु मूर्तियों में कुत्ते, भेड़, हाथी, गैंडा, सुअर, बंदर आदि की मूर्तियां हैं। अनेक पक्षियों की मूर्तियां भी हैं। मोहरे। अब हम सिंधु सभ्यता की जो कलाकृति के अंतर्गत जो अन्य जो विशेषता है उसमें हम मोहरे की बात करेंगे। सिंधु संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है उसकी मोहरे। अधिकांश मोहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति एवं सिंधु लिपि में लेख जो साधारणतः 3 से 8 अक्षर वाले हैं मिलते हैं। इन मोहरों का प्रयोग पत्र अथवा पार्सल पे छाप लगाने के लिए किया जाता था। अधिकांश मोहरे सेल खड़ी से निर्मित है। इन मोहरों का इस सभ्यता के संपूर्ण विस्तार क्षेत्र में उपयोग किया जाता था।
लेकिन ये प्राय सिंधु सभ्यता के नगर स्थलों से ही मिली है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे व्यापारिक केंद्रों से विशाल संख्या में ये मोहरें प्राप्त हुई है। कहने का मतलब कि मोहरों का प्रयोग व्यापार की जो गतिविधियां संचालित होती थी उनमें किया जाता था। अब तक प्राप्त अधिकांश मोहरें शेल खड़ी से निर्मित हैं। कांचली मिट्टी की मोहरें भी पर्याप्त संख्या में मिली हैं। कुछ मोहरें गोमेद, चर्ट और मिट्टी की भी है। लोथल और देशपुल जो जगह है, जो पुरास्थल है, वहां से तांबे की बनी हुई कुछ मोहरें प्राप्त हुई है। अपने आकर्षक विशुद्ध आकार और हल्की चमकदार सतह के कारण शैल खड़ी से निर्मित सिंधु सभ्यता की मोहरें समकालीन सभ्यता की एक उत्कृष्ट देन है। ये मोहरें समकालीन कला के सुरक्षित अवशेषों का सबसे प्रभावशाली अंश है। यद्यपि इन मोहरों के निर्माण में एक जैसी सावधानी और कलात्मकता नहीं दिखती, यद्यपि मोहरें के कुछ उदाहरण विश्व की महान कलाकृतियों में अपना स्थान रखती है। आकार प्रकार की दृष्टि से यदि हम मोहरों को देखें, खास बात जो इसके अंदर जो देखने को मिलती है, ये वर्गाकार, आयताकार, बटन जैसी और घनाकार और गोल है। लेकिन मुख्यतः वर्गाकार और चौकोर मोहरें ही लोकप्रिय थी। इन मोहरों का आकार, जो इनका जो आकार था वो कितना था, 1.27 1.87 इंटू 1.27 1.87 सेमी और 6.86 इंटू 6.86 सेमी तक। मोहरों का सबसे अधिक प्रचलित आकार 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर है। बहुसंख्यक मोहरों पर अग्रभाग पर किसी पशु का अंकन और संक्षिप्त लेख, जिसके बारे में हमने अभी जानकारी ली, मिलता है। छेददार एक घुंडी भी मिलती है जिसका उपयोग मोहर को लटकाने के लिए होता था। मोहरों पर अंकित पशु आकृतियों में सबसे अधिक अंकन जो किया गया है वो है कुबड़ विहीन बैल का मिलता है। एक श्रृंगी, एक सींग वाले बैल का भी अंकन मिलता है। अन्य पशुओं में हाथी, व्याघ्र, गैंडे और गलकंबल युक्त कुबड़दार बैल का उल्लेख किया जा सकता है। मोहरों पर कुछ पशुओं के सम्मुख एक लघु अलंकृत स्तंभ बना हुआ है जिसे सुंदर नाद या धूपदान बताया गया है। मेसोपोटामिया की मोहरों पर भी सिंह का अंकन काफी लोकप्रिय था, किंतु सिंधु सभ्यता में किसी मोहर पर सिंह की आकृति नहीं मिली है। चर्चा हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।